हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीकेडी एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो सर गाइस, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है डेली का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो एक बार सब लोग आ जाइए हमारे साथ में और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही जाते हैं और कितने गलत जाते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है नहीं। ये ध्यान रखेंगे, अगर आप आरपीएफ का अगर आपने फॉर्म फिल किया है, समझ में आ रही है, या आप रेलवे ग्रुप डी में अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बात गांठ बांध लेना मेरी, आप बहुत अच्छे से। गांठ आपको कैसे बांधनी है, ये बात मेरी बात ध्यान रखेंगे कि पूरी तरीके से गांठ बांधनी है कि साइंस के बिना आप क्या है रेलवे में सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो इसलिए मेरी बात ध्यान रखना, साइंस आपको डेली पढ़नी है, थ्योरी अलग डेली पढ़नी है और प्रैक्टिस क्लास डेली पढ़नी है। बात समझ आ रही है मेरी, क्या कहना चाह रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो मुझे इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन सी और विटामिन बी, इन चारों का अलग अलग एक रोल है और ये चारों के चारों इतने इम्पोर्टेंट है कि इन विटामिन्स की कमी से क्या है हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी फैलती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, क्या सुना होगा कि जो हमारा स्कर्वी रोग जो होता है ना, स्कर्वी रोग वो हमारा होता है विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से भाई? विटामिन सी की कमी से क्या होता है हमारा स्कर्वी रोग फैलता है। ये बात ध्यान रखेंगे। आप लोगों का क्या है सही आंसर गए हो। ये देखने में क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा, काफ़ी लोगों का करेक्ट भी गया होगा, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखो, रियलिटी में आपने देखा होगा विटामिन ए का रासायनिक नाम किसका भाई? विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताओ मुझे, जरा कमेंट बॉक्स में बताना विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। जरा मुझे विटामिन डी का रासायनिक नाम बताओ कमेंट बॉक्स में, और मुझे साथ ही साथ में विटामिन ई का नाम भी बताओ। मुझे विटामिन ई का रासायनिक नाम भी मुझे आपको बताना है, और साथ ही साथ में आप मुझे विटामिन के का रासायनिक नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बात समझने की कोशिश करना, ये इतने इंपॉर्टेंट विटामिन हैं क्योंकि इनके क्या है रासायनिक नाम आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। रेलवे में भर भर के रासायनिक नाम पूछे हैं, तो ध्यान रखेंगे। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है साथियों? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और इससे जो बीमारी होती है वो होती है हमारी रतौंधी। कौन सी होती है भाई? रतौंधी। बात समझ आ रही नहीं? ये रतौंधी बीमारी भी हमारी कैसी होती है ध्यान रखेंगे। ये रतौंधी बीमारी ऐसे होती है कि हमारी जो आँख होती है ना, आँख, इसमें दो प्रकार की सेल होती हैं। एक होती है कौन सेल, कौन सेल यानी कि शंकु कोशिका, और एक होती है हमारी रॉड सेल यानी कि सलाखा कोशिका। मेरी बात समझने की कोशिश करना। जब ये खराब होती है, ये क्या काम करती है? ये काम करती है हमारी आँख को रंग देने का। क्या काम करने का? रंग देने का। और ये वाली जो कोशिका होती है ये करती है हमारी प्रकाश देने का। क्या कर देती है? प्रकाश देने का। मेरी बात समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको आज मैं, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी कौन सेल होती है हमारी आंख में, ये काम करती है रंग देने का हमारी आंखों में कि कौन सी वस्तु किस प्रकार की है। तो जब ये खराब हो जाती है तो हमें कौन सी बीमारी होती है? हमें हो जाती है वर्णांधता। क्या होती है? वर्णांधता। और ये जब ये वाली बीमारी हो जाती है तो हमें हो जाती है रतौंधी। कौन सी हो जाती है भाई? रतौंधी। अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमें रतौंधी कब होती है। मैंने क्या बताया कि विटामिन ए की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी होती है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। लेकिन आप एक बात समझो कि हमारी आंख में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है कौन सेल, एक होती है रॉड सेल। जब कौन सेल खराब हो जाती है, कौन सेल का कार्य क्या होता है? रंग देने का, और रॉड सेल का काम क्या होता है? प्रकाश देने का। जब हमारी आंख की अगर कौन सेल में प्रॉब्लम आती है या कौन सेल में समस्या आती है तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? वर्णांधता। लेकिन जब हमारी रॉड सेल में प्रकाश देने का कार्य करती है, अगर उसमें खराबी आ जाती है तो कौन सी हो जाती है हमें बीमारी? रतौंधी हो जाती है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि जब आपकी रॉड सेल खराब होती है तब आपको रतौंधी होती है। बात समझ आई नहीं आई? ध्यान रखेंगे। लेकिन हम बात करें अगर विटामिन किसकी भाई? विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है भाई? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ये ध्यान रखेंगे। विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है भाई? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल।
विटामिन ई का क्या होता है? टोकोफेरोल। क्या होता है भाई? टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। और इसका होता है फ्लोक्विनोन। क्या होता है भाई? फ्लोक्विनोन, फ्लोक्विनोन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखो एस्कॉर्बिक अम्ल, इससे क्या होती है? स्कर्वी, स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है भाई? स्कर्वी रोग होता है। लेकिन विटामिन डी से जो हमारी बीमारियां होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नाम सुना होगा सूखा रोग, ये बहुत ज़्यादा आता है, जिसे हम बोलते हैं रिकेटस। क्या बोलते हैं भाई? रिकेटस। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। रिकेटस, सूखा रोग, तो ये किससे होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। जब आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है, या आपकी हड्डियों में जब विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो कैसा रोग होता है? सूखा रोग होता है। ठीक है। एक आपने सुना होगा ओस्टोपोरोसिस। क्या होता है? ओस्टोपोरोसिस, ओस्टोपोरोसिस। और एक आपने नाम सुना होगा बाउलेक्स। क्या होता है? बाउलेक्स, बाउलेक्स। और एक आपने सुना होगा नॉकनी डिसीज, नॉकनी डिसीज, नॉकनी डिसीज, KNE है। ठीक है, नॉकनी डिसीज। तो सूखा रोग, ऑस्टोपोरोसिस, बाउलेक्स, नॉकनी डिसीज, ये चारों के चारों जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चारों के चारों जो रोग हैं, ये विटामिन डी की कमी से होते हैं। ये विटामिन ई क्या होता है? B2 विटामिन होता है। और विटामिन के क्या होता है? फ्लोक्विनोन होता है। और इससे कौन सी बीमारी होती है? इससे होता है रक्त का थक्का। क्या होता है भाई? रक्त का थक्का, रक्त का थक्का। अगर रक्त के थक्के की बात करें तो इसमें भी 2 प्रोटीन आते हैं। एक होता है फाइब्रोनोजन। क्या होता है? फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन, नोजन। और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। तो फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों के दोनों जो हमारे क्यों हैं? प्रोटीन है। ये ब्लड में थक्का जमाने में क्या है? मदद करते हैं। के इनको क्या है? एक्टिवेट कर देता है। के इनको क्या करता है? विटामिन के एक्टिवेट करता है। तो हमें क्या, तीनों के तीनों क्या है? ब्लड के थक्के में आपको काम देते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी की सारी समस्याएं, सारे जो हमारे पॉइंट्स थे बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन एक चीज और समझने की कोशिश करना, मैं इसको यहीं पर समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपने क्या देखा होगा, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन बी का नाम, विटामिन B1 क्या होता है? थायमीन। क्या होता है? थायमीन। क्या उनसे बीमारी फैलती है इससे? बेरी बेरी। ये बात ध्यान रखेंगे। कौन सी बीमारी? बेरी बेरी। B2 का मान क्या होता है? ध्यान रखेंगे। B2 का मान क्या होता है? B2 का मान होता है राइवोफ्लोमीन। क्या होता है? राइवोफ्लोमीन। इससे कौन सा होता है? निकोलस कुछ इस प्रकार की बीमारी होती है जो इससे फैलती है। ध्यान रखें। B3, ये इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन। इससे कौन सी बीमारी फैलती है? प्लेग्रा। कौन सी भाई? प्लेग्रा। ध्यान रखेंगे। B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटाथेनिक अम्ल। क्या होता है भाई? पेंटाथेनिक अम्ल। और B6 का नाम क्या होता है? पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। और B7 का होता है? B7 का बायोटीन। क्या होता है भाई? बायोटीन। अगर हम बात करें B9 का, तो B9 का होता है फोलिक अम्ल। अगर B12 की बात करें तो क्या होता है? साइनोकोबालोमीन। ये बात ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या बताया? B1 थाइमीन, बेरी, B2 राइवोफ्लोमीन, निकोलस, और B3 नियासिन, प्लेग्रा, और B5 पेंटाथोनिक अम्ल। इससे क्या होता है? बालों का झड़ना हो जाता है। ठीक है, बालों की झड़ना समस्या हो जाती है। जब B5 की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में, तो बालों का झड़ना समस्या स्टार्ट हो जाती है। और B5 पेंटोथेनिक अम्ल, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटीन, और B9 फोलिक अम्ल, और B12 साइनोकोबालोमीन। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको क्या बताया है कि ये इतने इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से कि अगर आप रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन सबको पूरी तरीके से नोट डाउन कर लो। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ आपको वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया था हमारा? C ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो गया था? C ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, रियलिटी बता रहा हूं। पुरुषों में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या क्या होती है? 42, 44, 46, 48। तो देखो ये क्वेश्चन इतना इजी है कि लगभग सब लोगों का आंसर करेक्ट जाएगा। लेकिन
अगर आपका आंसर सही नहीं जाता है तो गोल जोर से अपने एक गाल पे थप्पड़ लगाना जोर से। देखो, तो पुरुषों में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या कितनी होती है? पुरुषों में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या होती है 46। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, कुत्तों में पूछ लेता है। किसमें भाई? कुत्तों में। तो कुत्तों में कितनी होती है? ध्यान रखेंगे 78। फिर पूछ लेता है हाथी में। हाथी में कितनी होती है? हाथी में होती है 56। फिर पूछ लेता है मनुष्यों में कितनी होती है? तो मनुष्यों में हमने बता दिया है कितनी होती है भाई? 46। फिर पूछ लेता है बिल्ली में। ये बिल्ली का बहुत ज़्यादा आता है, तो बिल्ली में हमारे गुणसूत्र होते हैं 38। लेकिन उससे पूछ लेता है मेढक। मेढक मेढक बहुत इंपॉर्टेंट है विज्ञान की दृष्टि से, तो इसमें होते हैं हमारे 26। लेकिन इसके बाद आता है मच्छर। तो मच्छर में हमारे जो गुणसूत्र होते हैं वो 6 होते हैं। बात समझ आई नहीं? इन्हें आप पूरी तरीके से नोट कर लेंगे। कुत्तों में 78, हाथी में 56, मनुष्य में 46, बिल्ली में 38, मेंढक में 26 और मच्छर में 6। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? गुणसूत्र हो जाएंगे। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं काफी लोगों का आंसर ये है, करेक्ट गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? किसका अवशोषण करते हैं? नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, या कार्बन मोनोऑक्साइड का, या ऑक्सीजन का? मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो। इसका आंसर आपका आ गया होगा, जो भी आना होगा सॉरी, जो भी आपका आंसर होगा इसमें से आपने चुन लिया होगा। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहां से इतने क्वेश्चन आते हैं। मैं क्वेश्चन ही ऐसा रखता हूं जहां से एग्जाम में, रेलवे में सीधा क्वेश्चन आए। बात समझ आ रही है? ये तो पूरी ध्यान से समझना। क्वेश्चन में लाता ही ऐसा हूं जानबूझ के, ताकि उससे डायरेक्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप रेलवे से अलग हटके भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां से भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है? देखो, ये हमारा क्या है, मान लो हमारे पास ये पौधा है, ये हमने पौधा बना लिया, ये हमारे पास पौधा बना लिया हमने, और ये हमने क्या है यहाँ पे जड़ बना दी है इसकी। समझने की कोशिश करना, ये मैंने क्या बना दी है इसकी? ये जड़ बना दी है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, ये मैंने पौधा बना दिया है और इसकी मैंने एक पत्ती बना दी है। क्या बना दी है? इसकी मैंने पत्ती बना दी है। कोई दिक्कत तो नहीं है? और एक पत्ती मैंने क्या है इधर बना दी है, ये पत्ती बना दी है मैंने। तो समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है? अब देखो, आपने क्या देखा भाई? ये पौधा है हमारे पास, ये हमने इसको ऐसे बंद कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा। अब आपने क्या देखा होगा? सबसे पहले समझेंगे मेरी बात को। देखो, ये जड़ होती है हमारी, यहाँ से जड़ से जो है ना, जड़ से यहाँ को जल जाता है। क्या जाता है? जल। तो ये जो जल जाता है ना, जल, जड़ से पत्तियों तक, जड़ से पत्तियों तक जो जल जाता है, जल, वो कौन लेकर जाता है? वो लेकर जाता है हमारा जाइलम। जाइलम नाम का एक क्या होता है? हमारा ऊतक, यानी कि टिश्यू बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? ये जड़ से पत्तियों तक क्या लेकर जाता है? जल लेकर जाता है। लेकिन मेरी बात, एक बात गौर से सुनना। क्या सुनना है आपको? कि जो भोजन लेके जाता है, क्या लेके जाता है भाई? भोजन। तो भोजन का जो कार्य करता है वो कौन करता है? फ्लोएम। कौन करता है भाई? फ्लोएम। इतनी बात समझना। तो हमारे इन जो पेड़ पौधे में जो है, जो जल और भोजन का जो परिवहन का कार्य करते हैं, तो वो कौन करते हैं? जड़ का जाइलम और भोजन का फ्लोएम। एक बात ध्यान रखेंगे। अब मेरी बात, एक बात और ध्यान रखेंगे, ये हमारा होता है एक दिशीय। कैसा होता है ये? एक दिशीय। एक दिशीय कैसा होता है? एक दिशीय। लेकिन ये कैसा होता है? ये होता है हमारा द्विदिशीय। कैसा होता है भाई? द्विदिशीय, यानी कि द्विदिशीय, यानी कि ये क्या काम करता है? ये भोजन को ऊपर लेके जाता है और ऊपर से नीचे भी लाता है। और ये क्या काम करता है? ये केवल जल को जड़ से पत्तियों तक लेके जाता है। यानी पत्तियों के क्या है? जल की आवश्यकता होती है। जब भी सूर्य के प्रकाश में, अब समझो मेरी बात, ये हम मान लेते हैं सूर्य, ये हमने मान लिया सन। क्या मान लिया भाई हमने? ये सन मान लिया। तो ये हमने क्या मान लिया? सन। अब इससे क्या है? ये प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? प्रकाश। अब आप समझने की कोशिश करना, इसमें क्या होता है? ये एक होता है रंध्र। रंध्र बोलते हैं इसको, छिद्र। क्या बोलते हैं इसको? छिद्र। इसको हम बोलते हैं छिद्र। छिद्र। और इसी का नाम हम बोलते हैं स्टोमेटा। विज्ञान की भाषा में हम छिद्र नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। क्या होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा। इसको हम बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं भाई? रंध्र। आपने नाम भी सुना होगा। अब समझो मेरी बात। तो होता क्या है भाई? सूर्य से क्या आता है? सूर्य से, ठीक है नहीं? सूर्य का प्रकाश आता है, यानी कि एक बात समझ लीजिए, यहां से जो आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है? यहां से आ रहा है विटामिन डी। विटामिन क्या आ रहा है? डी विटामिन आ रहा है।
मेरी बात समझने की कोशिश करना। जब भी हमारे पास प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के जल, ये दोनों ही रासायनिक क्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में, किसकी, सूर्य के प्रकाश में। किसमें भाई, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में। मेरी बात समझने की कोशिश करना। और यहाँ पे होता है क्लोरोफिल। क्या होता है भाई, क्लोरोफिल। और बनता क्या है हमारा, ये ध्यान रखेंगे, बनता है हमारा, क्या बनता है हमारा बनता है C6H12O6, ये बनता है हमारा ग्लूकोज। और प्लस में क्या बनता है, प्लस में जो बनता है ऑक्सीजन, और प्लस में क्या बन जाता है, जल, और प्लस में बन जाती है ऊर्जा, एटीपी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। क्या बनता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर, भाई कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिली, इन पत्तियों ने, जो हमारा स्टोमेटा है, ये जो स्टोमेटा है, इसी में क्या होता है हमारा, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। अगर आपके पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल क्या होता है, हरे रंग का पिगमेंट होता है। अगर आपकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं है और स्टोमेटा है मान लो, और क्लोरोफिल नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। पत्तियों में, पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये वायुमंडल से विटामिन डी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती हैं, अवशोषित करते हैं। जब तक पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बात समझ आ रही है। तो होता यही है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल हमारा कहां जाता है, जाइलम के थ्रू जाता है, पत्तियों तक जाइलम के थ्रू पहुंच जाता है, और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। और क्लोरोफिल नाम का क्या होता है, ये हरे रंग का पिगमेंट होता है। क्या होता है, ये हरे रंग का क्या होता है, ये क्या होता है, पिगमेंट होता है। क्या होता है, पिगमेंट होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, हरे रंग का क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो क्या बनता है, ये ग्लूकोज बनता है। ये क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा खाना, किसका, पेड़ पौधों का। और क्या बन जाएगी, हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी, और जल मिल जाएगा, और ऊर्जा मिल जाएगी। तो भाई पेड़ पौधों को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वायुमंडल से ले लेते हैं, और क्या छोड़ते हैं, हमें क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। तो मेरी बात को पूरी तरीके से आप लोग सहमत हो पाए होंगे। तो ध्यान रखना, अगर आप स्वच्छ जीवन चाहते हो, तो अपने घर में, कम से कम अपने खेत में ना, तो कम से कम अपने घर में एक पौधा हमेशा लगा के रखें। एक पौधा इसलिए लगा के रखें कि जब आप पौधे काटे जा रहे हो और आपको चाहिए क्या, स्वच्छ वातावरण, ऑक्सीजन चाहिए अच्छे से। तो जब ऑक्सीजन आपको अच्छे से चाहिए, तो आपको पौधे तो लगाने पड़ेंगे ना। आप अगर पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, तो आप पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपने आज की क्लास देख ली है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है सर्वाइव करने के लिए, और पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है सर्वाइव करने के लिए। बात समझ आ रही है। तो हमें पौधे लगाना बहुत जरूरी है डेली लाइफ में भी, ठीक है। अब क्यों जरूरी है, आपको पता चल गया है कि ऑक्सीजन कहां से बनती है हमारी, जब हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और वो कब होती है, वो क्लोरोफिल के माध्यम से होती है, स्टोमेटा के माध्यम से होती है, सूर्य के प्रकाश से माध्यम से होती है, और विटामिन डी के माध्यम से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, यहां से लग रहा होगा आपको, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यहां से 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए अब जरा मुझे, ठीक है। गर्मी बहुत है, देखो भाई हमारे पास एसी तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, बस यही उम्मीद करते हैं हम आपसे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो मेरी बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, मैक्स नॉल और अर्नस्ट रूस्का, या रॉबर्ट कोच, लीवेनहॉक, या सीपीपी स्वाइन। तो देखो जैसे ही रॉबर्ट कोच का नाम आता है, बात समझ आ रही नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स नॉल और अर्नस्ट रूस्का। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट कोच जो है ना, रॉबर्ट कोच, इस पर 3 नाम बनते हैं। एक बनता है रॉबर्ट कोच, ध्यान रखेंगे, और एक बनता है रॉबर्ट हुक। क्या बनता है, रॉबर्ट हुक, ये बात ध्यान रखेंगे। और एक बनता है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तीनों के तीनों ध्यान रखेंगे। तो जब रॉबर्ट हुक की बात करेंगे, किसकी, रॉबर्ट कोच की बात करेंगे, तो इन्होंने तपेदिक, किसकी भाई, तपेदिक के टीके की खोज करी थी। किन्होंने, इन्होंने तपेदिक का टीका
ये ध्यान रखेंगे। और साथ में रॉबर्ट हुक की बात करेंगे तो मृत कोशिका, क्या भाई, मृत कोशिका। और कब करी थी, 1665 में। तो 1665 में मृत कोशिका। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज, किसकी भाई, न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। लेकिन आप कहोगे सर जी जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, जीवित कोशिका की, तो जीवित कोशिका की जो खोज करी थी वो किसने करी थी, वो करी थी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो जीवित कोशिका की एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, केंद्रक की जो हमारा केंद्रक होता है उसकी किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। और रॉबर्ट हुक की मृत कोशिका की खोज करी थी और रॉबर्ट कोच ने तपेदिक की। तो बात करते हैं हम किसका हो जाएगा भाई, आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो मैक्स नॉल और अंसट रुस्का, ए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को जरूर लिख लेना, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है नहीं, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है, इसमें बताना वायरस के कारण। देखो मलेरिया जो होता है ना, मलेरिया, ये मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण, ध्यान रखेंगे, ये आपको याद होना चाहिए, किसके, प्रोटोजोआ के कारण। और कौन सा प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, क्या भाई, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ये पूछ लेता है कौन सा प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ये रोगजनक है। लेकिन वाहक की बात करें हम, इसमें वाहक होता है हमारा, क्या होता है, मादा एना फ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अगर हमसे बात करता है रोगजनक कौन सा है, रोगजनक कौन सा है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और अगर मलेरिया में बात करता है वाहक कौन सा होगा, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर। काली खांसी, ये काली खांसी होती है जीवाणु से, किससे होती है भाई, जीवाणु से। ठीक है, इस काली खांसी के लिए टीका लगता है, कौन सा लगता है भाई, टीका। और वो टीका कौन सा होगा, ये ध्यान रखेंगे, टीका होता है डीपीटी का। डिप्थीरिया के लिए भी हमारा डीपीटी का लगता है। और पी से परटूसिस बोलते हैं काली खांसी, क्या बोलते हैं भाई, काली खांसी। और इसे बोलते हैं हम टेटनस, क्या बोलते हैं, टेटनस। तो ध्यान रखेंगे, डिप्थीरिया, परटूसिस यानी कि काली खांसी और टेटनस, ये तीनों के लिए किसका टीका लगता है, डीपीटी का टीका लगता है। और काली खांसी किससे होती है हमारी, ये जीवाणु से होती है, ध्यान रखेंगे। और ये दांत, खाद, खुजली, गंजापन, ये सारे के सारे होते हैं कवक से, किससे होते हैं भाई, कवक से, ध्यान रखेंगे, फंगी से, ये हमारे होते हैं। लेकिन बात करें निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से होता है, तो वायरस से क्या हो जाएगा हमारा, वायरस से बचेगा ये वाला, क्या होता है, पोलियोमाइलासिटिस, ये किससे होता है, वायरस से होता है, ध्यान रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ जल्दी से, जोर से दम लगा के इसका आंसर मुझे बताओ, बिल्कुल एकदम बताने की कोशिश करो। निम्नलिखित में से किसे विटामिन बी के नाम से जाना जाता है, अभी बताया है विटामिन B1, ठीक है, और उसका रोग नहीं बताया, तो मैं बता देता हूं अभी। तो विटामिन B1 के बारे में मैं बता चुका हूं, अभी पहला ही क्वेश्चन था। विटामिन B1 का नाम होता है थाइमीन, क्या होता है, थाइमीन। और इससे रोग कौन सा होता है, बेरी, अभी बता चुका हूं मैं, बेरी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। B1 का रासायनिक मान थाइमीन, और इससे रोग कौन सा फैलता है, बेरी नामक बीमारी फैलती है। चल भाई, बेरी नामक क्या होती है, बीमारी फैलती है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 दीजिए, मनुष्य में पाई जाने वाली पसलियों की संख्या कितनी होती है। देखो मनुष्य में पाई जाने वाली जो पसली संख्या होती है वो कितनी होती है, 12 होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी। अगर संख्या की बात करें तो 24 होती हैं। इस 24 में 12 जोड़ी होती हैं। इन 12 जोड़ियों में भी क्या होता है, 7 हमारी होती हैं सत्य की, और 3 होती हैं हमारी किसकी, असत्य की, और 2 होती हैं हमारी किसकी, 2 जोड़ी, ये होती हैं घुमावदार। कैसी होती हैं, घुमावदार, ये ध्यान रखेंगे। तो 7 होती हैं सत्य की, और 3 होती हैं असत्य की, और 2 होती हैं घुमावदार। तो 7 3 10 2 12 जोड़ी हमारी क्या हो गई, पसलियां हो गई हमारी। तो ये क्या होती हैं हमारी, 24 होती हैं। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 जोड़ी, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो ये हमारी पसलियां भी दे रखी हैं, ये पसलियां हैं हमारी। मैंने क्या बताया, ऊपर की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 2 पीछे की तरफ होती हैं, 11 नहीं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है हमारे पास। तो 10 में समझ लीजिए मैंने बताया 2 क्या होती हैं हमारी, घुमावदार होती हैं। 2 क्या होती हैं, घुमावदार होती हैं। और 7 कैसी होती हैं, सत्ते की होती हैं। और 3 कैसी होती हैं, असत्ते की। तो 7 और 3 10, और 2 इसमें दिख नहीं रही हैं, घुमावदार। तो 12 हमारी कितनी होती हैं, 12 जोड़ी हमारी क्या होती हैं, पसलियां होती हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 12 जोड़ी क्या होती हैं, पसली। खूब सुना होगा आपने, हड्डी पसली एक कर दूंगा। हड्डी और पसली क्या कर दूंगा, एक कर दूंगा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है, बैक्टीरिया के कारण। ध्यान रखेंगे, हेपेटाइटिस ए या बी, ए या बी, ये किससे फैलता है, ये फैलता है वायरस से, वायरस से, ठीक है। आंत्र ज्वर, टीबी, हैजा, ये किससे फैलता है, ये फैलता है बैक्टीरिया से। किससे भाई, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से फैलता है। बात समझ आ रही है। तो बैक्टीरिया के कारण नहीं फैलता है, तो बैक्टीरिया के कारण आंतजर हुआ या टीबी हुआ या हैजा हुआ, ये दोनों तीनों किससे फैलते हैं, बैक्टीरिया से। लेकिन आपसे पूछा है क्या भाई जो नहीं फैलता है, तो ये किससे फैलता है, हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी या इन्फ्लुएंजा या इन्फ्लुएंजा या इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ये किससे फैलती है बीमारी, ये बीमारी फैलती है हमारी किससे, वायरस से फैलती है, ठीक है। नहीं, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की तरफ। तो सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है, भाई बताना है आपको, सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण है। नाभिकीय विखंडन, रासायनिक ऊर्जा, या नाभिकीय संलयन, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर मुझे बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा नाभिकीय संलयन। मैंने बताया भी था आपको, नाभिकीय संलयन क्या है हमारा, ये हमारा सूर्य की ऊर्जा का एक कारण है। क्या कारण है, नाभिकीय संलयन। तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा हमारे पास सी। बताना 10वें का आंसर क्या होगा जल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10वें का आंसर। तो 10वें का बताना है कि प्रिज्म से गुजरने पर, प्रिज्म से गुजरने पर क्या होना चाहिए, कि प्रकाश का कौन सा रंग ऐसा है जो सबसे अधिक क्या होता है, विचलन होता है, यानी कि अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित होता है। तो आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो प्रिज्म से जब हम प्रकाश को गुजारते हैं तो सबसे ज्यादा विचलित कौन सा होता है। देखो हमने क्या, व्हाइट लाइट यानी कि सफेद प्रकाश जैसे ही हम प्रिज्म में डालेंगे तो वो क्या होता है, 7 रंगों में टूट जाता है। रेड ऊपर वाला होता है और नीचे वाला बैगनी होता है, तो इस तरीके से टूटता है। तो समझने की कोशिश करना, ये हमने क्या है, ये हमने प्रकाश ले लिया और ये हमने एक प्रिज्म ले लिया, और जैसे ही हमने यहाँ से प्रकाश डाला ये इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, 7 रंगों में टूट जाएगा। ये हो जाएगा रेड, ये हो जाएगा 3 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ कर लेते हैं 6, और एक हम ले लेते हैं नीचे 7। मेरी बात समझने की कोशिश करना, आपने देख लेंगे, ये हम ले लेंगे BIBGY OR, इसको हम बोलते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो रेड के बारे में ध्यान रखना है आपको। रेड के बारे में क्या ध्यान रखना है कि जो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है, वो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य कैसी होती है, ज़्यादा होती है, और इसके प्रकाश की चाल भी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। परंतु एक बात ध्यान रखेंगे, इसका जो विचलन होता है ना, विचलन कोण या विचलन इस रंग का, लाल रंग का, वो क्या होता है, कम होता है। और इसका प्रकीर्णन भी ध्यान रखेंगे, प्रकीर्णन यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, प्रकीर्णन कैसा होता है, प्रकीर्णन भी कैसा होता है इसका, ये कम होता है। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे इस रंग का जो अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी क्या होता है, कम होता है। ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछ लेगा सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है, क्योंकि लाल रंग का अपवर्तनांक क्या है, कम है। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कैसा होता है, कम होता है। सबसे ज्यादा विचलन किस कोण का होता है, किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है, क्योंकि लाल रंग का विचलन क्या है, बहुत कम है। लेकिन तरंग दैर्घ्य की बात आती है और प्रकाश की चाल की बात आती है ना, तो ये हमारी किसकी होती है, लाल रंग की ज्यादा होती है। ध्यान रखेंगे मेरी बात। तो पूछा है कि सबसे अधिक विचलन किसका होगा, तो बताओ मुझे सबसे अधिक विचलन किसका होना चाहिए आपके अनुसार। तो सबसे अधिक विचलन होना चाहिए बैगनी रंग का। किसका भाई, बैगनी रंग का। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, बैगनी रंग का। तो आप देंगे ऑप्शन नंबर सी, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बैंगनी रंग का जो विचलन कोण है आपका सबसे ज्यादा होगा, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नहीं तो इसको आप नोट कर लेंगे। यहां से देखो 1 2 3 4 5, और 5 का डबल 10, तो 10 क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे आपको करा दिए हैं। 10 क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे करा दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, 11 की तरफ चलना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि का तारत्व निम्नलिखित में से किस पे निर्भर करता है, ध्वनि का तारत्व निम्नलिखित में से किस पे निर्भर करता है। तो मेरी बात को ध्यान रखेंगे
क्या आवृत्ति पर, क्या तीव्रता पर, या वेग पर, या आयाम पर? बताइए। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर। अगर ध्वनि का जो तारत्व होता है ना, तारत्व समझ रहे हो नहीं, पिच, तो तारत्व समानुपाती होता है किसके? आवृत्ति के। मेरी बात को गौर से समझना, किसके होता है? आवृत्ति के। यानी कि ये हमसे कहना ये चाहता है कि यदि आपका जो आवृत्ति है ना, यदि यानी आपकी जो आवृत्ति है, जो आप बोल रहे हो, ये जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर मेरी आवृत्ति कैसी है? अधिक है। अगर मेरी आवृत्ति अधिक है तो मेरा तारतम्य भी कैसा होगा? मेरा तारतम्य भी कैसा होगा? ज़्यादा होगा। और जब मेरी आवृत्ति का तारतम्य भी ज़्यादा हो जाएगा, मेरी आवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी। आवृत्ति क्या होती है? प्रति सेकंड चक्रों की संख्या। मान लीजिए अगर मेरी आवृत्ति कम है, मान लो 10 आवृत्ति है मेरी, तो कम है, तो 1 सेकंड में मैं 10 चक्कर लगा रहा हूं। अगर मेरी आवृत्ति 50 कर दी जाए मेरी, जैसे हमारी लाइट की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है, तो चक्कर प्रति सेकंड बोल देंगे उसको, उसका मात्रा हर्ट्ज होता है, और चक्कर प्रति सेकंड क्या होती है? आवृत्ति होती है। तो 50 चक्कर 1 सेकंड में मान लो लगा रही है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? आवृत्ति। कोई वस्तु 1 सेकंड में 50 चक्कर लगा रही है तो वो हमारी क्या हो जाएगी? आवृत्ति हो जाएगी। तो उसी तरीके से ध्यान रखेंगे, जब ज्यादा आवृत्ति हो जाएगी, ज्यादा तारतम्य हो जाएगा, तो आवाज कैसी हो जाएगी? आवाज जो हो जाएगी ना हमारी, आवाज कम गूंजेगी। क्या होगी? कम गूंजेगी, कम गूंजेगी। और जब कम गूंजेगी ना, तो आवाज कैसी होगी? आवाज होगी पतली। और पतली आवाज किसकी होती है? पतली आवाज होती है महिलाओं की। किसकी भाई? महिलाओं की। और महिलाओं के साथ साथ किसकी होती है भाई? 1 नंबर और 2 नंबर होती है मच्छरों की। ये आपसे पूछा जाता है कि मच्छरों की जो आवृत्ति है वो पतली होती है, क्या उनकी आवृत्ति अधिक होती है, क्या उनकी आवृत्ति कम होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप ध्यान रखेंगे, मच्छरों की या महिलाओं की आवाज क्या होती है? आपने देखा होगा, महिला पिनर 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 बोलती रहती है, मच्छर भी पिनर पिनर बोलता रहता है। तो उनकी आवृत्ति जो होती है ना, वो ज्यादा होती है, उनका जो तारतम्य ज्यादा होता है, इसीलिए आवाज कम गूंजती है और उनकी आवाज कैसी होती है? पतली होती है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी भाई? अगर हम बात करें किसकी? अगर हमारा जो है आवृत्ति कैसी है? अगर हमारी आवृत्ति कैसी है? कम है। और जब कम है तो हमारा तारतम्य कैसा होगा? हमारा तारतम्य होगा कम। और जब तारतम्य कम होगा तो आवाज कैसी होगी? ज्यादा गूंजेगी। कैसा होगी? ज्यादा गूंजेगी। और ज्यादा गूंजेगी तो होगा क्या? ज्यादा शोर मचेगा। ज्यादा गूंजेगी तो क्या होगा? ज्यादा शोर मचेगा, ज्यादा शोर मचेगा, शोर मचेगा। या फिर मनुष्य की आवाज, या फिर मनुष्य की आवाज। आपने देखा होगा मनुष्य की आवाज कैसी होती है? मनुष्य की आवाज होती है मोटी। यानी कि आवृत्ति आपकी कम है तो तारतम्य भी आपका कम होगा, तो आवाज कैसी होगी? ज्यादा गूंजेगी। और शोर कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा। और मनुष्य की आवाज यानी कि शोर की आवाज, मनुष्य की आवाज, या कोई ऐसी जहां डीजे की आवाज होती है तो वो क्या होती है? उनकी आवृत्ति कम होती है, तो वो ज्यादा गूंजती है, इसलिए क्या है? वो आवाजें पतली नहीं होती हैं। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ए। हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो आपको पूरा जो खेला था, जो आपका खेला था आवृत्ति का, वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो ध्वनि का तारतम्य था, या जिन लोगों की आवाजें मोटी होती हैं, जिन लोगों की आवाजें पतली होती हैं, तो पूरा का पूरा जो खेला था वो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है? ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। बताना है द्रव की, प्लाज्मा की, ठोस की, गैस की। बताइए, बताओ मुझे, चेक करूं, मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका ध्यान रखेंगे, जो गतिज ऊर्जा होती है सबसे ज्यादा है वो क्या होती है? क्या होती है? गैसों की होती है। एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में खर्च की गई ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में लगाई गई ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा होती है। तो गैसों के कणों में क्या होती है? सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं और इनमें गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है सबसे ज्यादा अधिकतम किसकी होती है? गैसों की होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताना इसका आंसर क्या होगा, बताइए। 15 किलोग्राम की कोई वस्तु है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? 15 किलोग्राम की कोई वस्तु है और एक वस्तु जो है ना 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा ध्यान रखेंगे। तो एक बात ध्यान रखेंगे, मैंने बता रखा है आपको, गतिज ऊर्जा क्या होती है हमारी? 1/2 mv²। और हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? mgh। अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी की बात करें, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है हमारी? यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, ये होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी।
और प्लस की क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये हो जाएगी 1/2 mv² और प्लस के mgh। तो ये जो पूरे मैंने 3 फॉर्मूले बताए ना, ये तीनों आप पहले तो लिख लो, ये पहले तो आप लोग तीनों फॉर्मूले लिख लो। अब मेरी बात समझो, दिया क्या है हमें, दिया क्या है कि भाई जो द्रव्यमान है वो कितना दे रखा है 15 किलोग्राम, बात समझ आ रही है। और वेग कितना दे रखा है, वेग दे रखा है हमारे पास कितना दे रखा है 8 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है 1/2 mv²। तो इसमें आप मान लगा दोगे 1/2, m का मान कितना है 15 किलोग्राम, कितना है भाई 15 किलोग्राम, और b का मान कितना है 8, और 8 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 64, और इसका आप काटोगे तो कितना हो जाएगा 32, और जब गुणा करोगे किसकी 15 की और 32 से, तो जब 15 की और 32 से आप गुणा करोगे तो 15 दूनी 30, हासिल कितने लगे 3, और 15 से 45 और 3 कितना हो जाएगा 48 जूल, क्या हो जाएगा 480 जूल आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 480 यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ये फिजिक्स में है, ये फिजिक्स का था और ये न्यूमेरिकल है और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं, ये जो कॉमन है, जो आपने हाई स्कूल में पढ़े हैं वो याद होंगे, तो तभी आप रेलवे में क्या है नौकरी ले पाओगे। अगर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो आप रेलवे में नौकरी नहीं ले पाओगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझो मेरी बात को। अब जैसे यही न्यूमेरिकल आ गया तो तुम देख के तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि बहुत हार्ड है, लेकिन इतना ईजी है कि सोच भी नहीं सकते। पढ़ो, पहले पढ़ो क्या कह रहा, देखो जब एक स्थिर वस्तु किसी वस्तु पर 30 सेकंड की अवधि के दौरान 8 kg द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु जो है वो क्या करती है, वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देती है। तो प्रयुक्त बल आप लोगों को प्रयुक्त बल या गुरुत्व बल आपको बताना है कि जो फोर्स होगा वो कितना होगा कि एक वस्तु 3 सेकंड में, मान लो मेरे पास क्या है कि मान लो ये गिलास है मेरे हाथ पे, यहाँ पे रखा हुआ है और मैं इस पे इतना फोर्स दूं कि ये 3 सेकंड के अंदर, मान लो इसकी गति इस समय मान लो कितनी है 4 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी गति कितनी हो जाए 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, यानी कि अंतिम वेग कितना हो जाए 6 मीटर प्रति सेकंड और प्रारंभिक वेग कितना रहे 4 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम कितना लगे 3 सेकंड, और वस्तु कितने ग्राम की है 8 किलोग्राम की। तो बल बताना है आपको, मेरी बात समझो ठीक है। नहीं तो देखो पहले लिख लेंगे, हमें दिया क्या है, दिया है m का मान दिया है हमारे पास कितना भाई, हमारे पास m का मान दिया है 8 किलोग्राम, कितना दिया है 8 किलोग्राम, और हमें u का मान कितना दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग, और b का मान कितना दे रखा है 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम कितना दे रखा है 3 सेकंड दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बल का मान। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, F बराबर होता है m में, F बराबर m में होता है। लेकिन अगर एक ही बात करें तो आपने गति का प्रथम समीकरण देखा होगा, b बराबर u प्लस at। तो अगर हम b माइनस क्या कर देंगे u बराबर क्या हो जाएगा at, अगर a को हम इसके नीचे ले आए या t को इसके नीचे ले आए तो हो जाएगा b माइनस u बटे t बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास a, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान ये आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाएगा। और गुरुत्वीय त्वरण हम कहते किसे हैं, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, सॉरी त्वरण बोलते हैं, त्वरण बोलें या गुरुत्वीय त्वरण बोलें, होगा वो हमारा क्या होगा वेग परिवर्तन की दर ही होगी। तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं त्वरण बोलते हैं। तो ये जो हमारा त्वरण है ना ये वाला, ये वेग परिवर्तन की दर होती है। और वेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, प्रारंभिक वेग सॉरी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। तो यही हम इसके मान रख देंगे, क्या रख देंगे m का मान कितना है 8, और यहाँ लिखेंगे b माइनस u अपॉन कितना t। तो यहाँ लिखेंगे 8 गुणा b का मान कितना है 6 माइनस 4 बटे 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 8 गुणा ये हो जाएगा 2 बटे 3, ये हो जाएगा 16 बटे 3, और ऐसे हम भाग करेंगे तो 3 पंजे 15, बचेगा कितना 1, और ये हो जाएगा 3 3 9, फिर बचेगा 1 3 3 9, तो 5.33 ये क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। भाई बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है, बात ध्यान रखेंगे, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है। तो 5.33 न्यूटन आपका आंसर होगा, 5.33, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, इसका आंसर मुझे बताना
देखो गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, गर्मी इतनी पड़ रही है जिसका कोई जवाब नहीं। हालत देख रहे होगे, क्लास पढ़ाई से नहीं पढ़ाई जा रही, इतनी गर्मी पड़ रही है, समझ रहे हो नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होगे और लाइक ज़रूर करोगे, ठीक है नहीं। आइए, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी के कारण ठंडा रहता है। आपको बताना है कि मिट्टियों में जो होता है, सॉरी, मिट्टी के बर्तन में रखा जो जल होता है वो गर्मियों में क्या होता है, किसके कारण क्या होता है, ठंडा होता है। तो ध्यान रखेंगे मेरे साथियों, एक प्रोसेस होता है बाष्पोर्जन, ये वाली जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, मान लीजिए एक घड़ा है हमारे पास और इसमें क्या है, पानी है। क्या है इसमें, पानी है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। अब पानी है लेकिन यहाँ पे क्या होता है, छिद्र से बने होते हैं, ये छिद्र से होते हैं, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इतने करोड़ों छिद्र होते हैं कि हम देख नहीं पाते हैं। तो इन छिद्रों से क्या होता है, पानी क्या है, बाहर निकलता है। और ये जो हमारी बाष्पोत्सर्जन यानी कि वेपोराइजेशन की जो प्रोसेस होता है, जो वेपोराइजेशन की क्रिया होती है, ये गर्मियों में होती है, जाड़ों में नहीं होती है। जब हमारा टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री प्लस में पहुंच जाता है तो हमारी वो प्रोसेस होती है कौन सी, वेपोराइजेशन। क्या होती है, वेपोराइजेशन TION हो जाएगा, वेपोराइजेशन। तो जब वेपोराइजेशन हमारी प्रोसेस होती है तो ये गर्मियों में होती है। होता क्या है, जब ये वेपोराइजेशन की प्रोसेस होती है तो बाहर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, बाहर क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन अंदर क्या होता है, टेम्परेचर अंदर लो होता है। तभी तो आपका क्या होता है, तभी तो आपके घड़े में क्या है, पानी ठंडा रहता है। लेकिन कैसा रहता है कि इन छिद्र के माध्यम से जब क्या होती है, बाहर वेपोराइजेशन की क्रिया होती है। जब बाहर वेपोराइजेशन की क्रिया होती है तो उसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। तो वो ऊष्मा की जो पूर्ति है ना, वो इन छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, इनसे जो पानी निकलता है उसके द्वारा क्या है, ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है। जो ऊष्मा होती है ना, हीट, वो क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। वो क्या कर ली जाती है, हीट अवशोषित कर ली जाती है। कौन भाई, ऊष्मा। तो ऊष्मा जब अवशोषित कर ली जाती है तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। और जब कम हो जाता है तो पानी कैसा हो जाता है, पानी हो जाता है ठंडा। आप लोग पीते होगे भाई, फ्रिज की तुलना में जो घड़े का पानी होता है वो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए भी लाभदायक होता है और बहुत सारे चीज़ों के लिए भी, बॉडी के लिए लाभदायक होता है। तो आप लोग भी फॉलो करना कि फ्रिज का पानी ना पी के आप क्या करना, घड़े का रखा हुआ पानी पीना, ठीक है। तो प्रोसेस समझ में आ गया कि मिट्टी के बर्तन में रखा गया जल गर्मियों में के कारण क्या होता है, ठंडा रहता है। तो बाष्पोत उत्सर्जन के कारण यानी कि वेपोराइजेशन प्रोसेस के कारण क्या होता है, आपका पानी ठंडा रहता है। और मैंने बता दिया है कि ये जो वेपोराइजेशन है ये गर्मियों में होता है। और इसमें क्या होता है, जब ये वेपोराइजेशन की प्रोसेस होती है तो इन छिद्रों से पानी बाहर आता है और पानी बाहर आता है तो बाष्पोत्सर्जन के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति इन छिद्रों से जो है की जाती है। यानी कि ऊष्मा हीट खींच ली जाती है और अंदर का तापमान कम हो जाता है और हमें पानी ठंडा प्राप्त हो जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। साथियों गर्मी बहुत पड़ रही है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान रखेंगे, आपको दे क्या रखा है, ध्यान रखेंगे, आपको दे रखा है कि वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या बोलते हैं हम, कैपिटल R, और ये कितना दे रखा है 6.2 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी क्या हो जाएगी आपकी, ये होती है वक्रता त्रिज्या बटे 2। अगर इसको आप निकालोगे तो 6.2 बटे 2, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी फोकस दूरी, हो जाएगी 2 तिया 6 और 2 का ना 2, तो फोकस दूरी हो जाएगी 3.1, यानी कि आपको सेंटीमीटर में दे रखी है तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी सेंटीमीटर में। मात्रक नहीं दे रखा है कोई बात नहीं, लेकिन ये ध्यान रखेंगे ये किस में होंगी, सेंटीमीटर में होंगी। तो 3.1 यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, हमारे क्वेश्चन में बात कही गई है अवतल दर्पण के, तो इसमें ध्यान रखेंगे प्रतिबिंब को लेकर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। किसको लेकर, प्रतिबिंब को लेकर हमारे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखेंगे। तो प्रतिबिंब से ध्यान रखेंगे। अगर बात करते हैं हम किसकी भाई, अवतल दर्पण की, किसकी भाई, अवतल दर्पण की, तो ये बात ध्यान रखेंगे अवतल दर्पण की। लेकिन हम बात करें किसकी भाई, उत्तल की, तो अगर हम बात करें किसकी, उत्तल दर्पण की, तो एक बात ध्यान रखेंगे, उत्तल दर्पण में सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसमें बनते हैं सारे के सारे प्रतिबिंब सीधे। कैसे भाई, सीधा। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है आभासी। आंख मीच के लिख लेना, आंख मीच के, कि उत्तल दर्पण में
उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, सीधे और आभासी। लेकिन इस अवतल दर्पण में 2 कंडीशन होती हैं, क्या होती हैं, 5 कंडीशन के लिए हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा और कैसा, वास्तविक। उल्टा और कैसा, वास्तविक, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन ऐसी होती है, कौन सी कंडीशन, जब वस्तु हमारी ध्रुव और फोकस के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब इस साइड बनता है और वो कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा, और कैसा होता है, आभासी। सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। तो मेरी बात को ध्यान रखेंगे, आपको दिख नहीं रहा तो मैं बोल देता हूं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमारे कैसे बनते हैं, उल्टे और वास्तविक बनते हैं। लेकिन एक कैसे ऐसा होता है जब सीधा और आभासी बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, सीधे और आभासी। आंख मिच के लिख लेना, उत्तल दर्पण में सीधे और आभासी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर मुझे आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। बहुत इजी है ये, इतना इजी है कि रेलवे का पसंदीदा सवाल है ये। 100 वाट के इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या है भाई, इलेक्ट्रिक बल्ब है, का प्रयोग करते हुए प्रतिदिन 8 घंटे के लिए प्रयोग किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा कुल प्रयुक्त किए जाने वाली ऊर्जा यूनिट में बताइए। तो जो हमारी ऊर्जा यूनिट में होती है ना, ऊर्जा यूनिट, ये होती है हमारी वाट गुणा घंटा गुणा दिन, और बटे में होती है 1000। बात समझ में आ रही है। तो वाट कितना दे रखा है, 1000 वाट, 1000 वाट दे रखा है। लेकिन आप 100 वाट है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, कितना है भाई, 100 वाट। कितना है भाई, 100 वाट। लेकिन कितने दिन की बात कर रहा है वो, एक दिन की, प्रतिदिन यानी कि एक दिन की, और 8 घंटे। और दिन कितना दे रखा है, एक दिन। ये देखो, एक दिन अपॉन में 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा 8 बटे 10, तो ये हो जाएगा 0.8 यूनिट। 0.8 यूनिट, ये आपका क्या हो जाएगा, एक दिन की 0.8 यूनिट आपकी क्या है, खर्च होगी जब आप 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलाओगे। अगर एक आपने 100 वाट का बल्ब 8 घंटे जला दिया तो 0.8 यूनिट हो जाएगी, कि लगभग ये मान लीजिए अगर आपकी 6 यूनिट की, एक यूनिट 6 रुपये की है तो करीबन 4 रुपये का आपने क्या है, खर्च कर लिया, 4-5 रुपये का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ, चलिए आइए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। किसने खोज किया कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होते हैं? न्यूलैंड ने, मोजले ने, डोविराइनर-त्रिक ने या मेंडलीफ ने? दोस्तों चारों के चारों ऐसे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले आए थे डोविराइनर, क्या आए थे, मेरी बात पूरी गांठ बांध लेना, इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, हकीकत में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आए थे डोबे, क्या है, डोवेराइनर। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था त्रिक सिद्धांत। क्या दिया था इन्होंने, त्रिक सिद्धांत। इनका त्रिक सिद्धांत क्या था, इनका त्रिक सिद्धांत ये था कि अगर पहले और दूसरे और तीसरे 3 तत्व ले लिए तो इसमें जो बीच वाला तत्व होगा ना, इसका जो परमाणु भार होगा वो आखिरी और पहले, मतलब पहले और अंतिम तत्व के औसत के बराबर होगा। ये बात इनकी थी। लेकिन ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया साथियों, कुछ चल के क्या हो गया, ये भी हो गया, फेल हो गया। लेकिन उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद आए थे हमारे, कौन आए थे, पहले नंबर पर ये आए, दूसरे नंबर पर आए थे न्यूलैंड। क्या आए थे भाई, न्यूलैंड। और न्यूलैंड इन्होंने क्या नाम दिया था, इन्होंने दिया था न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्या दिया था भाई, अष्टक नियम। अष्टक नियम में क्या था, इसमें दिया था कि पहले तत्व के जो गुण थे, जो पहले तत्व के गुण थे ना, पहले तत्व के जो गुण थे वो 8वें, किसमें भाई, 8वें तत्व से मिलते थे। लेकिन ये क्या हो गया, कैल्शियम के बाद क्या हो गया, फेल हो गया। कैल्शियम के बाद क्या हो गया, ये वाला जो गुण, इनका जो नियम था, न्यूलैंड का अष्टक नियम का जो था कि पहले तत्व के गुण 8वें तत्व से समान होंगे, तो ये कैल्शियम के बाद क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा फेल हो गया। उसके बाद हमारे आए थे मेंडलीफ जी। कौन आए थे, मेंडलीफ। कौन आए थे भाई, मेंडलीफ। मेरी बात को समझते रहे ना, मेंडलीफ। इन्होंने क्या कहा कि तत्वों के जो हमारे कौन होंगे भाई, भौतिक और कौन से होंगे, रासायनिक। भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे भाई,
ये होंगे, ये आवर्ती फलन होंगे किसके, परमाणु भार के। किसके भाई, परमाणु भार के, परमाणु भार के। ये बात ध्यान रखना कि जो तत्वों के, जो मेंडलीव थे उन्होंने क्या कहा, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होंगे, परमाणु भार के आवर्ती फलन होंगे। लेकिन बाद में आए थे चौथे नंबर पे मौजले जी। कौन आए थे भाई, मौजले जी। तो मौजले जी ने ये कहा कि जो तत्वों के गुण होंगे वो तत्वों के गुण किसके, भौतिक या रासायनिक गुण होंगे वो किसके होंगे, वो होंगे परमाणु क्रमांक के। किसके भाई, परमाणु क्रमांक के। कहने का मतलब ये है कि मौजले ने जो हम आधुनिक आवर्त सारणी आज यूज कर रहे हैं, ये परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर के आधार पर ही डिजाइन की गई थी, जिसे हम यूज कर रहे हैं। तो ये किसने दी थी, मौजले ने दी थी। मेंडलीव ने कैसी आवर्त सारणी दी थी, जो परमाणु भार के आवर्ती फलन थी, जो परमाणु भार को देख करके डिजाइन की गई थी। तो ये भी क्या हो गई थी, इसमें सुधार किया था, किन्होंने किया था, मौजले जी ने किया था। और आज जो हम यूज कर रहे हैं, हम ये वाली यूज कर रहे हैं आवर्त सारणी। बात समझ नहीं आई। तो ये आवर्त सारणी से, आवर्त सारणी के निर्माण से लेकर ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों से चारों आप पूछ जाते हैं। तो किसने खोजा था कि 8वें तत्व के जो गुण होंगे वो पहले तत्व के गुण के कैसे होंगे, समान होंगे। तो किसने खोला था, न्यूलैंड जी ने खोजा था। न्यूलैंड का अष्टक नियम याद रखना, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है नहीं, बात समझ लेना मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन हमसे 19 क्या कहता है, निम्न में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, नियोन, क्रिप्टॉन, हीलियम या आर्गन। तो ध्यान रखेंगे, खाद्य पदार्थों को अगर ऑक्सीकृत होने से बचाना है तो आप आर्गन गैस का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सी गैस का, आर्गन गैस का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों को आप करने के लिए आर्गन गैस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, किसमें भाई, संरक्षण में आप कर सकते हो किसका, नाइट्रोजन का। किसका भाई, नाइट्रोजन का। किसका भाई, नाइट्रोजन का। ध्यान रखेंगे, किसका भाई, नाइट्रोजन का। आप खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हो। चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन बताना है मुझे, इसका राइट आंसर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन, बार किसका मात्रक है, बार किसका मात्रक है। ये भर वर्ग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भर वर्ग है, बार किसका मात्रक है, बार, ये बार, ठीक है, ये बार किसका मात्रक है, सुपरसोनिक जेट गति का, या वायुमंडलीय ताप का, या वायुमंडलीय दाब का, या शराब के आयतन का। तो ध्यान रखेंगे, ये मात्रक है वायुमंडलीय दाब का। तो दाब का जो मात्रक है वो हमारा क्या होता है, एक होता है हमारा, क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या हम इसको ये भी बोल देते हैं कि न्यूटन मीटर -2, ठीक है। दूसरा ध्यान रखेंगे, दूसरा होता है हमारा बार। ये दोनों ध्यान रखेंगे। तो बार किसका मात्रक है, ये हमारा दाब का मात्रक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, दाब का है। न्यूटन मीटर की घात -2 किसका मात्रक है, तो ये भी दाब का है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस, आज का जो हमारा ये सेशन था, जो साइंस का प्रैक्टिस सेट लेके हम डेली ला रहे हैं, डेली सुबह 8 बजे आप हमसे मिल सकते हैं, ठीक है, हमारे YouTube चैनल पर। तो बहुत अच्छे से हम ये पूरा प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी निरंतर डे बाई डे प्रैक्टिस कोशिश यही है कि आप हर चीज़ में सुधार किया जाए और आपके लिए क्या है, सिलेक्शन तक आपको पहुंचाया जाए, ठीक है। तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों।